आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। जैसा कि दोस्तों आप लोग कई दिनों से बोल रहे थे इकोनॉमिक्स के लिए, तो यहाँ पर दोस्तों मैं आज कंपाइलेशन लेकर आई हूँ इकोनॉमिक्स के नोट्स का। इनमें वो सारे पॉइंट्स हैं, सारे टॉपिक्स हैं जो आपके इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे। प्लस साथ ही साथ इसके साथ आपको दोस्तों बजट ज़रूर पढ़ के जाना है, सेंटर का भी और स्टेट का भी। बजट में भी सबसे महत्वपूर्ण है कोई योजना में कुछ कंट्रीब्यूशन किया गया है, जैसे कि आपकी मनरेगा में है, उसमें आप पे कितनी कंट्रीब्यूशन हुई है, बढ़ी है कि घटी है। साथ ही साथ कोई स्पेशल योजनाएं होंगी, सेंटर की हो या फिर स्टेट की हो, उनके बारे में आपको ज़रूर जानकारी होनी चाहिए। इन दोनों चीज़ों को मिला लेंगे तो आपके 5 अंकों का जो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को शुरू कर लेते हैं और साथ ही साथ आप ज़रूर बताइएगा अंत में कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आप बजट का टॉपिक खुद से नहीं कर पाएंगे तो वो भी आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपको वो वाली वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगी। आगे चल देते हैं दोस्तों। सबसे पहले अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण होता है, यानी कि क्लासिफिकेशन होता है इकोनॉमिक्स का। वो किस किस में होता है देखिए दोस्तों, 3 लिखी हुई आपको दिख रही होंगी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, राज्य अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये 3 आपकी हैं अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण में आती हैं। अगर हम बात कर लें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कौन सी होती है दोस्तों, ये कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था होती है। इसमें क्या होता है, उत्पादन, आपूर्ति, कीमत, इन सभी का निर्धारण बाजार द्वारा किया जाता है। एक तरह समझिए जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, ये आप जानते होंगे, ये एक तरह समझिए प्राइवेट सेक्टर जैसे बोलते हैं वो होती है। मतलब इसका जो मालिक होता है वो कोई एक आदमी होता है और वो बाजार के हिसाब से चीज़ों को बढ़ाता और घटाता रहता है। ठीक है। इसका उद्गम स्रोत क्या है दोस्तों, एडम स्मिथ की बुक है। तो आपसे उद्गम स्रोत नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपसे ये जरूर पूछा जा सकता है द वेल्थ ऑफ नेशंस किस बुक, ये किसकी बुक है, तो ये है एडम स्मिथ की बुक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। द वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी बुक है, एडम स्मिथ की। ठीक है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है जिसमें कि पूंजी किसी की लगती है, तो आप समझ रहे हैं जिसकी पूंजी ज़्यादा होगी उसी का वेटेज ज़्यादा होगा, और ये इसका जो कीमत का निर्धारण वगैरह होता है वो बाजार के हिसाब से चेंज करता है। ठीक है, उसी के हिसाब से फिक्स किया जाता है। हम बात अगर कर लें राज्य अर्थव्यवस्था की, इसमें क्या होता है दोस्तों, ये एक तरह समझिए गवर्नमेंट आपकी होती है या पब्लिक सेक्टर जैसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है, उत्पादन, कीमत, इन सब का निर्धारण कौन करता है, सरकार के द्वारा किया जाता है। पहला सिद्धांत इसका किसने दिया था राज्य अर्थव्यवस्था का, कार्ल मार्क्स ने। आपको नाम याद रखना है, कार्ल मार्क्स का बहुत बड़े इकोनॉमिक्स थे। ठीक है, अर्थशास्त्री थे बहुत बड़े ये। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, इसमें पूंजीवादी और राज्य दोनों के लक्षण विद्यमान रहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में क्या है, तो भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था पाई जाती है आपको पता होना चाहिए, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था, या जिसे आप मिक्स्ड इकोनॉमी बात बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे पूंजीवादी और राज्य दोनों के लक्षण विद्यमान रहते हैं। अब आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। UPSSC पेट के लिए सारी चीज़ें आपको, सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब पढ़ाया हुआ है। बाकी भी किसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो उसी प्लेलिस्ट को ज़रूर देख लीजिएगा। राष्ट्रीय आय की अगर बात कर लें हम दोस्तों, तो राष्ट्रीय आय क्या होती है आपकी, एक वर्ष के दौरान, नेशनल इनकम, एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। पूरे एक वर्ष में जो भी सामान उत्पादित हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है, और जो भी सेवाएं हुई उन सभी के मौद्रिक मूल्य को क्या बोलते हैं, सबको जोड़ेंगे आप, उनके योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं या फिर नेशनल इनकम कहते हैं। इसको इंग्लिश में अगर पढ़ें तो लिखा है टोटल अमाउंट ऑफ इनकम एक्रूइंग टू अ कंट्री फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन अ ईयर्स टाइम। इट इंक्लूड्स पेमेंट्स मेड टू ऑल रिसोर्सेज आइदर इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट एंड प्रॉफिट्स। ठीक है, यहाँ पे वही बात दोबारा लिखी हुई है कि पूरे एक साल का जो भी इनकम का पैसा होता है उसी को हम नेशनल इनकम बोलते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें पेमेंट होती है, किसी चीज़ का भुगतान हो रहा है, चाहे कि आप भुगतान जो है वो वेजेस के फॉर्म में दे रहे हो, इंटरेस्ट कहीं दे रहे हो, रेंट हो, प्रॉफिट हो, कुछ भी हो। ठीक है। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है, फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है दोस्तों, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में वित्तीय वर्ष लागू होता है, या कि जिसे आप फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। अगर पूछा जाए इंडिया में फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक है, आप बताएंगे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, मैं डेफिनेटली गारंटी दे रही हूँ कि आप अंत में कहेंगे कि हाँ मैम इकोनॉमिक्स बहुत से समझ में आई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय क्या है, CSO। ये क्या दोस्तों, ये नेशनल इनकम का आकलन और प्रकाशन करता है। आपसे पूछा जाए जो नेशनल इनकम आपकी होती है उसका आकलन और प्रकाशन कौन करता है, तो कौन करता है दोस्तों, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ये क्या है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपकी नेशनल इनकम का प्रकाशन करता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं।
जीडीपी क्या होता है? कई बार आपने सुना होगा, बातों बातों में हर कोई बोलता रहता है जीडीपी बढ़ रही, जीडीपी घट रही। तो जीडीपी होती क्या है? जीडीपी की हिंदी होती है दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, मैंने डेफिनेशन लिखी, अच्छे से देखिएगा क्या लिखा है। देश की घरेलू सीमा के भीतर स्थित निवासी उत्पादक तथा गैर निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा एक निश्चित समय सीमा में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के योग का सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, देश की घरेलू सीमा के अंदर अगर हम बात कर लें, जो हमारे इंडिया में बात करेंगे, तो अपनी इंडिया के अंदर, टेरिटरी के अंदर जो भी निवासी होंगे उनका उत्पादक, या गैर निवासी भी हैं तो उनका उत्पादक जो होगा एक निश्चित समय सीमा में जो पूरा होता है उसे क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात कर लें सकल राष्ट्रीय उत्पाद की, तो इसमें क्या है? इसमें दोस्तों है किसी देश की सीमा में तथा बाहर स्थित निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा एक निश्चित समय में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। वहां पे क्या था दोस्तों? वहां पे क्या था? तो आपको समझ में आ गया होगा शायद। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, अगर हम बात कर लें डोमेस्टिक में, तो डोमेस्टिक में क्या बताया मैंने आपको? डोमेस्टिक में दोस्तों जो आपका जितना भी उत्पादन होगा, डोमेस्टिक में जितना भी आपका उत्पादन होगा वो क्या होगा? अंदर, एक घरेलू सीमा के अंदर होगा। अब चाहे उसमें इन्वेस्टमेंट बाहर का भी कोई इंसान, फॉरेनर भी आगे करेगा, जैसे मैंने बताया ना, गैर निवासी उत्पादक, बाहर का भी कोई इंसान, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर हो रहा है तो वो क्या है? आपकी जीडीपी है। जीएनपी की बात करें तो क्या है? जीएनपी में दोस्तों नेशनल प्रोडक्ट में बात करेंगे तो जितने लोग इंडिया में रह रहे हैं, देश की सीमा में तथा बाहर भी जितने लोग रह रहे हैं, उन सभी का जो सम होगा वो क्या होगा? जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। एक बार अच्छे समझ लीजिए इसको। जीडीपी क्या होगा दोस्तों? आपका जीडीपी होगा कोई भी जो आपकी घरेलू सीमा के भीतर स्थित है, अब चाहे वो सिटीजन हो यानी कि निवासी हो या फिर गैर निवासी हो, लेकिन उसका जो काम हो रहा है, जिसके द्वारा पैसा या कुछ भी हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है? उत्पादन इंडिया में हो रहा है, यानी कि आपकी टेरिटरी में हो रहा है, तो वो क्या होगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल की बात करें राष्ट्रीय उत्पाद में, तो क्या होगा? जितने लोग इंडिया में हैं या फिर इंडिया के लोग जितने बाहर हैं, उन सभी का जो सम होगा वो क्या होगा? सकल राष्ट्रीय उत्पाद या फिर जीएनपी। ठीक, आगे देख लेते हैं। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके आ रहे हैं, जैसे कि आया है आपका 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। ठीक है, और किसको चेयरमैन बनाया गया था? पीसी महालनोबिस को इसका चेयरमैन बनाया गया था। ऐसे अगर हम सीएसओ की बात कर लें, जो आपका नेशनल इनकम का आकलन करता, मैंने बताया अभी पीछे आपको, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कब बनाया गया? ये 1951 में बनाया गया है। आगे हम बात कर लें भारत में आर्थिक नियोजन। तो जो भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत हुई थी दोस्तों, तुरंत तो हो नहीं गई थी, तो कैसे कैसे हुई थी वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी बात की थी 1934 में एम विश्वेश्वरैया ने। किसने की थी? एम विश्वेश्वरैया ने। इन्होंने, इनकी बुक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ये किसकी लिखी हुई बुक है? तो ये दोस्तों एम विश्वेश्वरैया की है। ठीक है, अगर हम बात कर लें 1944 में क्या हुआ था, तो 1944 में दोस्तों बम्बई के 8 प्रमुख व्यापारी थे, उन्होंने प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया, या फिर इसे बोलते हैं बॉम्बे प्लान, इसकी शुरुआत की। ठीक है, 1944 में 8 व्यापारी लोग मिलके आए और उन्होंने सोचा कि इंडिया के डेवलपमेंट के लिए हमें कुछ प्लानिंग करनी चाहिए, उसे बोलते हैं बॉम्बे प्लान। कौन सदस्य थे देख लेते हैं। उसमें बहुत बड़े बड़े जो आजकल के आपके बिलियनियर जिनको आप बोलते हैं अरबपति लोग, वही लोग हैं। कौन कौन है इस पे? एक तो थे जेआरडी टाटा, जीडी बिरला, लाला श्रीराम, कस्तूर भाईलाल, एडी श्रॉफ, आरदेशी दलाल तथा जॉन मथाई। ये सभी लोग किसमें थे? इस प्लानिंग का हिस्सा थे। ठीक है, ये लोग 8 बड़े बड़े व्यापारी थे जिन्होंने प्लानिंग स्टार्ट की थी। आगे देख लेते हैं। 1945 में एमएन राय के द्वारा जन योजना की शुरुआत हुई थी। 1950 में बात कर ले तो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा सर्वोदय प्लान, आपने कई बार सुना होगा, सर्वोदय प्लान किसकी उपज थी? तो सर्वोदय प्लान जयप्रकाश नारायण जी की उपज थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसके बाद क्या आप लोग जानते होंगे शायद ये फैक्ट, 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की स्थापना हुई है। योजना आयोग को औपचारिक रूप से, जो प्लानिंग कमीशन पहले थी, जो सारा काम करती थी प्लानिंग का, 5 साल की प्लानिंग होती थी, उसको औपचारिक रूप से समाप्त करके क्या बना दिया गया? उसकी जगह 2015 से नीति आयोग की स्थापना हो गई। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है इकोनॉमिक्स में, आपको पता भी होगा क्या है। एक तरफ आपको दिख रहा होगा पंचवर्षीय योजना है, दूसरी तरफ उसके फैक्ट्स हैं। जैसे कि जो प्रमुख आपकी प्रथम योजना है वो कब से कब तक है? 1951 से 56 तक है। ठीक है, 1951 से 56 तक आपकी प्रथम योजना है। कौन कौन सी देखिए?
हेरोड डोमर मॉडल। कई बार ये प्रश्न सीधे यही आता है कि जो प्रथम योजना थी आपकी उसका क्या नाम था, या फिर हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित कौन सी योजना थी। तो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित कौन सी थी, प्रथम योजना थी। कृषि को इसमें उच्च प्राथमिकता दी गई थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कि सीडीपी जो था आपका, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो इस समय हुआ था। और क्या हुआ था, 1952 का जो भाखड़ा नागल व्यास दामोदर घाटी परियोजनाएं थी वो सब शुरू हुई थी। यानी कि जितनी आपके डैम्स वगैरह के कंस्ट्रक्शन हुए थे वो सब किस में हुए, सब आपके प्रथम योजना में हुए। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में। ईयर याद रखिएगा 1951 से 56, 5-5 साल की होती थी। आगे देख लेते हैं दूसरी दूसरी योजना आपकी कब से कब तक होगी, फिर 5 साल की होगी, तो 1956 से 61 तक होगी। इसको क्या बोलते थे, पीसी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित। प्रथम योजना किस पर थी, हेरोड डोमर पर। द्वितीय योजना पीसी महाल नोबिस मॉडल पर। ठीक, इसमें क्या है, भारी उद्योग। उसमें क्या था प्रायोरिटी हमारी, पहले वाले में कृषि थी, दूसरे में इंडस्ट्रीज को प्राथमिकता दी गई। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, ये सब स्टील फैक्ट्री लगाई गई द्वितीय योजना के अंतर्गत। ये पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन में कि स्टील की फैक्ट्रियां जो लगी हैं वो किस योजना के अंतर्गत आती हैं, तो आप बताओगे द्वितीय योजना के अंतर्गत सारी स्टील की फैक्ट्री लगी हुई हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए तृतीय योजना में क्या है। तृतीय योजना में दोस्तों आपके है सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित है। किस पे है, सुखमय चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित है। इसमें क्या हुआ दोस्तों, ये 5 साल की थी, लेकिन इसी बीच में क्या हुआ, 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हो गया। 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया। फिर 1966 में सूखे के कारण इसकी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई थी। तो आगे क्या हुआ, योजना अवकाश हो गया। पूछा जाता है आपसे कई बार कि योजना में अवकाश, पहला अवकाश किस समय आया, तो आप बताएंगे योजना में जो अवकाश था 1966 से 69 आया। इस समय क्या हुआ, पंचवर्षीय योजना ना होकर 3 साल वार्षिक योजनाएं क्रियान्वित की गई। इतनी दिक्कतें आ गई ना, भारत चाइना का युद्ध हो गया, पाकिस्तान का युद्ध हो गया, सूखा आ गया, कि लक्ष्य प्राप्ति एकदम से बिगड़ गई। फिर क्या हुआ कि साल साल भर की योजनाएं हुई। तो इसलिए पूछा जाता है योजना अवकाश कब हुआ, तो आप बताएंगे 1966 से 69। आगे देख लीजिए चतुर्थ योजना क्या है आपकी। चतुर्थ योजना दोस्तों आपकी है 1969 से 74। इसमें क्या हुआ, इसमें परिवार नियोजन, जो 14 बैंकों का आपके नेशनलाइजेशन हुआ था, जिसे बोलते राष्ट्रीयकरण, वो सभी कुछ आपका चतुर्थ योजना में था। पांचवी योजना 74 से 78। इसमें क्या था दोस्तों, इसमें आपका गरीबी निवारण, गरीबी हटाओ का नारा, अंत्योदय योजना, ये सब आपकी इसमें प्रारंभ हुई पांचवी में। रोलिंग प्लान अब आता है। रोलिंग प्लान क्या था, या वित्तीय अवकाश इस समय हुआ। ये क्या है दोस्तों, जनता पार्टी ने प्रारंभ किया था। जैसे सोचा गया था कि 5 साल तक होगा, लेकिन जनता पार्टी की सरकार आ गई तो उन्होंने बीच में रोलिंग प्लान ले आए। और इसको क्या बोलते हैं, गुन्ना मिर्डाल एक नाम था, याद रखिएगा, उनके द्वारा विकासशील देशों के संदर्भ में इसको प्रस्तुत किया गया। छठी योजना की हम बात कर लें तो छठी योजना क्या थी। छठी योजना आपकी गरीबी उन्मूलन और रोजगार की वृद्धि, इसी योजना का मुख्य उद्देश्य ये था, गरीबी हटाना छठी योजना का मुख्य उद्देश्य था, 80 से 85। सातवीं की अगर हम बात कर लें तो मानव संसाधन विकास पर बल दिया गया था। भोजन, काम और उत्पादन का नारा इस समय आया 7वीं में, 85 से 90 में। आगे और देख लीजिए 8वीं योजना, आप हमारी ईयर देख लीजिए क्योंकि अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं आई थी। 8वीं में 92 से 97 थी, 9वीं 97 से 2002, 10वीं 2002 से 2007, 11वीं 2007 से 2012 और 12वीं 2012 से 2017। 5-5 सालों का गैप दिख रहा होगा आपको। आगे देख लीजिए फिर नीति आयोग की बात है, क्योंकि आजकल क्या है, प्लानिंग कमीशन हटा दिया गया, योजना आयोग को बंद कर दिया गया और क्या आ गया है, नीति आयोग। तो नीति आयोग का पहले गठन जान लेते हैं, कब गठन हुआ, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ। ये कैसी संस्था है, ये आपकी संविधानेतर संस्था, यानी कि संविधान के द्वारा नहीं बनाई गई। जैसे योजना आयोग आपके संविधान के द्वारा नहीं बनाई गई, संविधान का कोई आर्टिकल नहीं से रिलेटेड है, वैसे ही आपकी नीति आयोग बनाई गई। इसमें क्या है, एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। और क्या होता है इसमें, एक उपाध्यक्ष होता है, एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। थिंक टैंक की तरह, क्या काम नाम है, थिंक टैंक, इसकी तरह नीति निर्माण, विकास प्रक्रिया में प्रदर्शन और परामर्श, ये सब इसमें काम होगा। ठीक है, जो भी अब जैसे काम योजना आयोग का था वो अब नीति आयोग का होगा। नीति निर्माण करेगी, थिंक टैंक की तरह सोचेगी और फिर काम होगा वहाँ पे। कौन इसका अध्यक्ष होता है दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री होता है, और संविधानेतर संस्था है। बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स की, बात आई तो मुद्रा सबसे ज़रूरी चीज़ है। मुद्रा की अगर हम बात कर लें दोस्तों तो क्या इंपॉर्टेंट देख लीजिए, 1935 में मुद्रा निर्गमन का अधिकार आरबीआई ने 1947 में मुद्रा पर जो अशोक स्तंभ के सिंह हैं, आपने देखा है ना, अशोक स्तंभ के सिंह हैं, उनका चित्र अंकित करवाया। ठीक है, 1987 में पहली बार महात्मा गांधी के चित्र वाले 500 रुपये के नोट जारी किए गए। तो अगर आपसे पूछा जाए महात्मा गांधी की फोटो जो आपको दिखती है वो कब लगाई गई, वो 1987 में पहली बार लगाई गई थी।
₹1 के नोट पर अगर हम बात करें तो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है। सिर्फ ₹1 का नोट ऐसा है जिस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं और ये वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी होता है। बाकी सभी पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आरबीआई के गवर्नर को। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया परीक्षाओं में कि ₹1 पर किसके सिग्नेचर होते हैं। तो जनरली लोग आरबीआई का गवर्नर मारते हैं क्योंकि आरबीआई के गवर्नर के ही साइन हर नोट पे होते हैं, लेकिन ₹1 पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं और वो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी भी किया जाता है। बाकी जो भी आप देखेंगे 500, 1000, 10 किसी की भी नोट होगी, क्या होगा? उस पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1935 में इसने कार्य करना शुरू कर दिया था। 1 जनवरी 1949 को इसको नेशनलाइज कर दिया गया, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अगर हम बात कर ले पहले गवर्नर कौन थे आरबीआई के, तो कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। और राष्ट्रीयकरण के समय कौन थे? सीडी देशमुख थे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे टर्म्स की जो एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं, जैसे कि बैंक रेट क्या होती है या बैंक दर क्या होता है। दोस्तों ये बैंक रेट जो होती है जनरली बदलती रहती है और ये अगर बैंक एग्जाम आप देंगे तो वहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन कई बार ये फिर भी पूछ ली जाती है एग्जाम्स में। लेकिन पूछी मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ, कभी हमेशा की पूछी ही जाएगी क्योंकि इसके रेट्स जो होते हैं ना, वैल्यू वो चेंज होती रहती है, ठीक है। तो बैंक रेट इस समय अगर हम बात कर लें आपसे, तो बैंक रेट इस समय दोस्तों 4.25% है सितंबर के हिसाब से। 30 सितंबर में जो इसकी वैल्यू आई है वो 4.25 है। होता क्या है बैंक रेट? रिजर्व बैंक जिस पर कॉमर्शियल बैंक को ऋण देता है, यानी कि रिजर्व बैंक जिस रेट पर कमर्शियल बैंक को, पब्लिक सेक्टर बैंक को लोन देता है, वो क्या होता है? आपका बैंक रेट होता है। कि वैल्यू चेंज होती रहती, फिक्स नहीं होती। इस समय 4.25 है। आगे देख लीजिए सीमांत स्थायी सुविधा दर। ये क्या होता है दोस्तों? अपनी मांग के लिए 1% तक का ऋण रात भर के लिए प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। सीमांत स्थायी सुविधा क्या? अब आपको कुछ किसी बैंक को ज़रूरत पड़ गई बहुत इमरजेंसी वाली, तो 1% तक का, जितनी उनको ज़रूरत है उसका 1% तक का ऋण रात भर के लिए वो प्राप्त कर सकते हैं। और इसका उपयोग जो होता है वो एकदम बहुत इमरजेंसी वाली ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। आगे हम देख लेते हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब क्या होता है। रेपो रेट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कोई भी जो वाणिज्यिक बैंक या कमर्शियल बैंक होता है अपनी अल्पकालीन आवश्यकताओं को, यानी कि थोड़ी देर के लिए, देखिए जो बैंक रेट होता है वो अब अगर ऋण देता है तो वो बैंक रेट से जो ऋण लिया था वो ज़्यादा लंबे टाइम के लिए लिया जाता है, दीर्घ अवस्था का होता है। अगर थोड़ी देर के लिए आपको बैंक वहाँ लोन लेना है आरबीआई से, तो क्या होगा? वो आपका रेपो रेट होता है, जो इस समय कितना चल रहा है? 4% चल रहा है। 4% के इंटरेस्ट पर आरबीआई से कमर्शियल बैंक उधार लेते हैं। ऐसे अगर हम रिवर्स रेपो मान लें तो वो क्या होता है दोस्तों? वो 3.35 है। वो कितना है इस समय? 3.35। आरबीआई जो होता है वो कमर्शियल बैंकों से जिस रेट पर उधार लेता है वो रिवर्स रेपो रेट होती है, ठीक है। रेपो रेट जिसमें बैंक लेते हैं आरबीआई से, रिवर्स रेपो जिसपे कि आरबीआई बैंकों से लेता है। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है? नकद कोष अनुपात, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं इसे। इसमें क्या होता है? रिजर्व बैंक के पास हर बैंक को अपनी एक निश्चित अमाउंट को जमा करना होता है नकद के रूप में। इसी को क्या बोलते हैं? कैश रिजर्व रेशियो। वो कितना होता है? वो हर बैंक का 4.50 होगा, यानी आपके बैंक में जितना ही पैसा होगा उसका 4.50% आपको सीआरआर के रूप में रिजर्व बैंक के पास जमा करना होगा। वैधानिक तरल अनुपात या फिर इसको बोलते हैं एसएलआर, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें क्या होता है? वाणिज्यिक बैंकों को अपनी जमा का एक निर्धारित प्रतिशत नकद, सोना, विदेशी मुद्रा या फिर इन सब चीज़ों में रखना अनिवार्य होता है आरबीआई में, ठीक है। तो ये क्या है? अपनी जमा का एक निर्धारित प्रतिशत अपने पास रखना अनिवार्य होता है। ये कितना होता है दोस्तों? ये 18% होता है, ठीक है। एसएलआर जो इस समय चल रहा है वो ये फिक्स हमेशा नहीं होता दोस्तों, चेंज होता रहता है। एसएलआर इस समय जो है वो कितना है? 18% है। आगे देख लेते हैं पहला बैंक। सबसे पहला जो बैंक था ना वो था 1720 में बैंक ऑफ बॉम्बे। 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे, कौन कौन से? मद्रास, बंगाल और बॉम्बे। इनको मिलाकर क्या बना दिया गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। और इसकी स्थापना की गई गोरेवाला समिति से, ठीक है। इसकी स्थापना गोरेवाला समिति, इसका नाम क्या है? गोरेवाला समिति जो है वो आपकी 1 जुलाई 1955 में आई थी। और इसी की वजह से जो आपका बैंक था उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और एसबीआई बन गया, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए एसबीआई कैसे बना तो आप बताएंगे गोरेवाला समिति से, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 1969 में क्या हुआ। 1969 में मैंने बताया अभी नेशनलाइजेशन हुआ। जो आपके कमर्शियल बैंक से उनका 14 कमर्शियल बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। आगे देख लीजिए एग्जिम बैंक आपका 1982 में बनाया गया और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। नाबार्ड आपका ये भी 1982 में बनाया गया और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। सिडबी आपका 1990 में बनाया गया और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में है। नेक्स्ट देख लीजिए
इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक में है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे पासपोर्ट, वीज़ा, राजकोषीय स्टैम्प, इन सब के पेपर की छपाई होती है। आपको पता है कि हर कोई तो घर में नोट छाप नहीं सकता है, तो नोट छापने की मशीन लगाई है जगह जगह पे। कहाँ कहाँ लगाई वो बता रही हूँ मैं आपको। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक में क्या होता है दोस्तों, वहाँ पर आपको पासपोर्ट, वीज़ा, राजकोषीय जो स्टैम्प होते हैं उन सबका पेपर का मुद्रण किया जाता है। करेंसी नोट प्रेस नासिक, वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, वहाँ पर बैंक नोट की छपाई होती है। कहाँ पर, नासिक में करेंसी नोट प्रेस है, वहाँ पे बैंक नोट की छपाई होती है। देवास में बैंक नोट प्रेस, देवास में यहाँ भी क्या है, बैंक नोट की छपाई होती है। साथ ही साथ यहाँ पर छापने के लिए स्याही का भी उत्पादन किया जाता है। हम बात कर लें अगर सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद, वहाँ पे क्या है, करेंसी नोट के कागज़ और नॉन जुडिशियल स्टैम्प की छपाई होती है वहाँ पे। आगे देख लीजिए, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डाक लेखन की सामग्री तथा केंद्रीय उत्पादन शुल्क स्टाम्प, ये चीज़ों की छपाई होती है वहाँ पर। आगे देख लेते हैं दोस्तों, टकसाल, टकसाल यानी कि मिंट, मिंट में क्या होता है, सिक्के जो आपके होते हैं, सिक्कों का उत्पादन कहाँ होता है, टकसाल में होता है। तो कहाँ कहाँ टकसाल अभी बने हुए हैं, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में टकसाल हैं, या फिर जहाँ पे सिक्कों का उत्पादन होता है। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों जहाँ पर सभी कंपनियों के क्या होते हैं, शेयरों का व्यापार होता है, उसे क्या बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज। आजकल आप में से कई लोग स्टॉक के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि लोग आजकल क्या कर रहे हैं, स्टॉक में काफ़ी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बजाय पहले के लोगों की तरह। पहले के लोग स्टॉक में पैसा जल्दी डालते नहीं थे, रिस्क उनको रहता था। आजकल के लोग काफ़ी स्टॉक मार्केट में वो कर रहे हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, जहाँ पर शेयरों का व्यापार होता है, कंपनियों के शेयर होते हैं, उनका व्यापार जहाँ होता है उसे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। विश्व का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर लगाया गया, नीदरलैंड के एम्स्टरडैम में 1602 में सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज लगाया गया। हम अगर बात कर ले एशिया के पहले स्टॉक एक्सचेंज की, तो कौन सा था हमारा, 1875 में था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। सेंसेक्स अगर बात कर ले, कई बार पूछा गया सेंसेक्स कितनी कंपनियों के शेयर पर आधारित होता है, तो सेंसेक्स आपका दोस्तों 30 कंपनियों के शेयर पर आधारित है। निफ्टी आपका 50 कंपनियों के शेयर पर आधारित है। ये क्वेश्चन आपका पीसीएस में भी आ चुका है। सेंसेक्स कितने कंपनियों के शेयर पर आधारित है, तो आप बताएंगे 30, निफ्टी जो है 50 कंपनियों के। सेबी की बात अगर हम कर लें तो फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 1988 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई है, स्थापना हुई है, और 1992 में इसको वैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया। सेबी की बात कर लें अगर, तो इसका जो वो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है दोस्तों, वो है मुंबई में। सेबी जो है वो सारे आपके स्टॉक के सारे फ्रॉड वगैरह देखते हैं, कुछ भी फ्रॉड के साथ होता है स्टॉक वगैरह में, तो वो सीधे सेबी चला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका उसके बाद LIC। LIC कब बनाया गया दोस्तों, LIC आपका 1956 में बनाया गया, और इसका हेडक्वार्टर क्या है, मुंबई है। जो LIC का रेगुलेशन होता है अथॉरिटी, वो कौन है, IRDAI है। बीमा क्षेत्र का जो भी कुछ भी आपका प्रॉब्लम होगा, कुछ भी आपको लगता है फ्रॉड हुआ आपके साथ बीमा क्षेत्र में, इंश्योरेंस के क्षेत्र में, तो आपको कौन रेगुलेटिंग अथॉरिटी मिलेगी, IRDAI। ठीक है। 1999 में बनाया गया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हैदराबाद में। आगे बात कर लेते हैं अगर बजट की, क्योंकि बजट आपको पढ़ना है, केंद्र का भी और राज्य का भी, उसमें इंपॉर्टेंट आपको योजनाएं वगैरह पढ़नी है। आर्टिकल 112 है इसका, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्त वर्ष होता है। ठीक है। अगर फाइनेंशियल ईयर मैं पहले ही बता चुकी हूँ, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर होता है। इसमें क्या होता है, रिसीप्ट तथा एक्सपेंडिचर का एक विवरण पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि बजट में क्या होता है, जितने भी आपने पैसे खर्च किए तथा जितने भी आपको मिले, उसका पूरा विवरण आपको पार्लियामेंट में प्रस्तुत करना होता है। बजट की शुरुआत दोस्तों किसने की थी, तो बजट की शुरुआत दोस्तों लॉर्ड कैनिंग ने की थी। 7 अप्रैल 1860 में जेम्स विल्सन ने, क्या नाम था इनका, जेम्स विल्सन, इन्होंने प्रथम बजट प्रस्तुत किया था। भारत में इन्हें बजट का संस्थापक भी कहा जाता है, सर जेम्स विल्सन में। और शुरुआत किसके समय में हुई थी, लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। आगे बात कर लेते हैं, तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट ये किसने प्रस्तुत किया था, 1947 में। जो पहले वित्त मंत्री थे कौन थे, RK षणमुखम शेट्टी, उन्होंने पहला बजट प्रस्तुत किया था स्वतंत्र भारत का। गणतंत्र भारत की बात कर ले, 1950 का बजट किसने प्रस्तुत किया, तो आप बताएंगे जॉन मथाइन प्रस्तुत किया। ये ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत की पूछ रहे हैं कि गणतंत्र भारत की पूछ रहे हैं। आगे देख लीजिए, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं। डायरेक्ट टैक्स जहाँ से आप क्या होता है, आपको पेमेंट, डायरेक्ट टैक्स को क्या करना होता है, सीधे पेमेंट करना होता है। जैसे आयकर, इनकम टैक्स, सीधे आपसे पैसा ले लिया जाता है। कॉर्पोरेशन टैक्स, संपदा शुल्क, पूंजी लाभ कर, ये सब क्या है आपके डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट क्या है, अप्रत्यक्ष कर क्या है, जो आपको डायरेक्ट नहीं देना होता, इनडायरेक्टली देना होता है। जैसे कि GST का पैसा है, कस्टम का शुल्क है, ये सब आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। आगे देख लीजिए GST क्या है, GST अभी आपकी नहीं आई है। GST क्या है दोस्तों, 1 जुलाई 2017 से इसको लागू कर दिया गया। कौन से संविधान संशोधन से,
101वें संविधान संशोधन से जीएसटी को लागू किया गया। इसका फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर। आगे देख लेते हैं। इसके बाद फिर दोस्तों जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? आपकी महत्वपूर्ण समितियां हैं और एक तरफ क्या है? उनके संबंधित क्षेत्र हैं। जैसे कि बात करें अगर सरकारिया आयोग, तो सरकारिया आयोग आपका किससे संबंधित है दोस्तों? सरकारिया आयोग आपका केंद्र राज्य संबंध से यानी कि स्टेट सेंट्रल रिलेशनशिप से संबंधित है। कोठारी आयोग आपका शैक्षिक सुधार संबंधित है। नरसिम्हम समिति बैंकिंग सुधार से। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या की नीति से। आबिद हुसैन समिति जो छोटे आपके उद्योग होते हैं यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनके सुधार के लिए आबिद हुसैन कमेटी थी। राजा चलैया समिति कर सुधार यानी कि टैक्स के रिफॉर्मेशन के लिए थी। काका कालेलकर पिछड़ी जातियों पर पहली समिति थी, ये काका कालेकर। हम बात कर लेते हैं अगर मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति क्या होती है दोस्तों? वस्तुओं के मूल्य स्तर में वृद्धि यानी कि महंगाई जिसे आप बोलते हो ना, वही आपका क्या है? मुद्रास्फीति। इसको रोकने के लिए क्या करना होता है? डिसइन्फ्लेशन यानी कि विस्फीति आती है। हम अगर बात करें दोस्तों तो महंगाई को देखा कैसे आता है, उसको मेज़र कैसे करते हैं? उसको मेज़र करने के लिए दोस्तों दो सूचकांक हैं। एक आपका होल सेल प्राइस इंडेक्स है WPI, थोक मूल्य सूचकांक उसे क्या बोलते हैं? इसका संकलन जो होता है वो मासिक स्तर पर होता है, होल सेल के हिसाब से होता है। ठीक है, थोक के हिसाब से होता है मासिक स्तर पर। हम अगर बात कर लें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ये क्या होता है? इसका डेली इसका वो होता है, डेली इसकी जांच होती है, डेली इसका संकलन होता है। इसमें क्या होता है? जो भी वस्तुओं को डेली को यूज़ कर रहा है, उपयोग कर रहा है, सेवाओं को यूज़ कर रहा है, उसमें जो चेंजेस डेली होंगे उसके परिवर्तन को क्या बोलेंगे हम? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। हम बात कर लें सबसे आखिरी अपनी कमेटी की कौन सी रह गई थी? शिव रमन कमेटी। उसी की वजह से क्या बना? नाबार्ड बना। उसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कब बनाया गया दोस्तों? 12 जुलाई 1982 को बनाया गया शिव रमन कमेटी के हिसाब से नाबार्ड बैंक आपका। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास ज़रूर अच्छी लगेगी, उसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। बजट वाला पोर्शन अगर आपने कर लिया है तो उसी से आप सेंटर और स्टेट के दोनों कर लीजिएगा। नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे कल मैं आपके लिए बजट वाली भी वीडियो ले आऊँ योजनाओं के साथ। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करके परीक्षा में ज़्यादा समय नहीं रह गया। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर जुड़ाइएगा क्योंकि मैंने वहाँ पे आपको काफ़ी PDF प्रोवाइड किए हुए हैं। धन्यवाद।